हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसकी कक्षा 10th की हिस्ट्री की पुस्तक समकालीन भारत एवं विश्व का MCQ रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS के TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी NCERT क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली क्रांति किसके साथ हुई? तो फ्रांसीसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फ्रांसीसी झंडे तिरंगा को किसका स्थान दिया गया? राजध्वज का। अगले प्रश्न को देखते हैं, नेशनल असेंबली की नई स्तुतियां कौन सी है? 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नागरिक संहिता की स्थापना कब हुई? 1804 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फ्रांसीसी सैनिकों को किस रंग की पोशाकों से पहचाना जाता था? नीली, सफेद और लाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हब्सबर्ग साम्राज्य किन अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बनाया गया था? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, गलसिया में कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे? तो पोलिश भाषा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फ्रांसीसी कलाकार फ्रीडरिक सरायू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई थी? 1848 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है? शासन की व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुराष्ट्र साम्राज्य के स्थान पर किस राज्य का उदय हुआ? तो वे है राष्ट्र राज्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राष्ट्र क्या है? तो 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जनमत संग्रह क्या है? प्रत्यक्ष मतदान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राष्ट्रवाद की पहली क्रांति कब हुई? तो 1789 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हब्सबर्ग साम्राज्य में भारी संख्या में खेती करने वाले लोग किस क्षेत्र में रहते थे? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्रांतिकारियों का युग कब प्रारंभ होता है? 1830 से 1848। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के साथ किस भाषा का प्रयोग होता था? तो फ्रेंच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एमिलियन द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा कब घोषित किया गया? 1861 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उदारवाद शब्द किस भाषा से आधारित था? लैटिन भाषा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निजी संपत्ति स्वामित्व किस पर बल देते हैं? अनिवार्यता पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मतदान देने का अधिकार किसको हासिल था? संपत्तिवान पुरुषों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1801 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यूरोप की सरकारें कौन सी भावना से प्रेरित थी? रूढ़िवादी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक्सिबिस्ट ऑफ द थाइजेड में नए स्वयंसेवकों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 30,000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेपोलियन सरकार को रूढ़िवादिता से निकालने में किसने अपना योगदान दिया था? आधुनिकीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1930 के दशक में आई महामंदी ने वियतनाम पर किस प्रकार का प्रभाव डाला? कर्जा बढ़ने लगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1815 में नेपोलियन सरकार को किसने हराया था? यूरोपीय शक्तियों ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेपोलियन सरकार ने कितने जर्मन महासंघ राज्य स्थापित किए थे? 39। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा क्या था? तो वे था प्रेस की मात्रापी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उदारवादी उम्मीदों की स्थापना कब हुई? 1848 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वियत मिंग ने फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कोर के सैनिकों कब मार गिराया था? 7 मई 1954। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ किन का उदय हुआ? राष्ट्र राज्यों का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद ने किससे संपर्क स्थापित किया था? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने एक विशाल आंदोलन खड़ा किया? तो वे थे महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में कैसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी? 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किससे किस वर्ष तक देश के बहुत सारे भागों में फसल नष्ट हो गई? 1918-21। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वर्ष तक देश के बहुत सारे भागों में महामारी फैल गई?
1921। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महामारी और दुर्भिक्ष के कारण कितने लोग मर गए? 120 से 130 लाख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे? 1915। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्य की शक्ति व खोज किस विचार पर बल देता है? सत्याग्रह पे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह का आयोजन कब किया गया? 1917 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी अहमदाबाद कब गए थे? 1918 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोलर एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली कब चलाई? 10 अप्रैल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुलिस ने अमृतसर में क्या लागू कर दिया? मार्शल लॉ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन हथियारबंद सैनिकों के साथ अमृतसर पहुंचा? जनरल डायर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खलीफा की सुरक्षा के लिए मार्च 1919 में किसका गठन किया गया? खिलाफत समिति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता कब हुआ? दिसंबर 1920। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विदेशी यात्रा का बहिष्कार कब किया गया? जुलाई 1922। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विदेशी कपड़े को किसका प्रतीक माना गया था? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? जनवरी 1921। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया? 1921 और 22। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से किस में वृद्धि हुई थी? का और खा दोनों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबा रामचंद्र का आंदोलन किसके खिलाफ था? का और खा दोनों के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवध में किसानों की मांग क्या थी? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा कब किया? जून 1920। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसान सभा संगठन की कितनी शाखाएं बन चुकी थी? 300। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चोरा चोरी की हिंसक घटना कहां पर हुई? गोरखपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को कब मान लिया गया? दिसंबर 1929 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायसराय इरविन को पत्र कब लिखा गया था? 31 जनवरी 1930 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायसराय इरविन के पत्र में कितनी मांगों का उल्लेख किया गया था? 11। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी का पत्र किस तरह का था? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की? 78। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खां को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया? 1930 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने कहां पर हमले किए? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 5 मार्च 1931। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी दिसंबर 1931 के सम्मेलन में कहाँ गए थे? लंदन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1920। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ? 1927। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1930 और 32 में किन की हड़ताल हुई? का और खा दोनों की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटा नागपुर में मजदूरों ने क्या पहनकर अभियानों व रैलियों में भाग लिया? गांधी टोपी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1930 में किसने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1930 में कितने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन ने संगठित किया? डॉक्टर अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने राष्ट्रवाद की भावना को साकार करने में अपना योगदान दिया? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहचान किस छवि के रूप में ली गई? भारत माता के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने का एक और साधन कौन सा है? इतिहास की पुनरावृत्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहला प्रश्न है। चीन को किस स्थान से निर्यात किया जाता था? चीनी को किस स्थान से निर्यात किया जाता? वो था पोर्टरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं कहाँ से कहाँ तक पहुंचाई जाती थी? यूरोप से एशिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नूडल किस देश का व्यंजन है जो बाद में और भी देशों में फैला? चीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस सब्जी का इस्तेमाल करने से यूरोप के गरीब लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई? तो वह था आलू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
1840 में किस फसल के खराब होने से लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो गए थे? वह आलू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आलू किस देश के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ? आयरलैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यूरोप की संपदा को कीमती धातु जैसे सोना चांदी से किसने बढ़ाया? मैक्सिको और पेरू। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहला प्रश्न है, चीनी को किस स्थान से निर्यात किया जाता था? पोर्टरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सोने चांदी जैसी कीमती धातु कहां से कहां तक पहुंचती थी? यूरोप से एशिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नूडल किस देश का व्यंजन है जो बाद में और भी देशों में फैला? चीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस सब्जी का इस्तेमाल करने से यूरोप के गरीब लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई? तो वह था आलू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1840 में किस फसल के खराब होने से लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो गए? तो वह आलू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस देश के लोगों के लिए आलू वरदान साबित हुआ? आयरलैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यूरोप की संपदा को कीमती धातु या सोना चांदी से किसने बढ़ाया? मैक्सिको और पेरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सोने का शहर किस जगह को माना जाने लगा? एल डोराडो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्पेनिश और पुर्तगाली सेनाओं ने किस देश को अपना उपनिवेश बनाना आरंभ कर दिया? तो वह था अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्पेनिश विजेता की विजय में कौन सा हथियार मददगार साबित हुआ? चेचक जैसी बीमारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 18वीं शताब्दी के बाद भी कौन से देश बहुत धनी थे? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 19वीं शताब्दी में दुनिया के देशों से बदलने के लिए क्या क्या कारण रहे? तो वे उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आर्थिक विनिमय के प्रवाह या गतियों के नाम बताओ? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ब्रिटेन का पेट भरने के लिए किन देशों ने जमीनों को साफ करके खेती करना शुरू कर दिया? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किन स्थानों पर मजदूरों की कमी के कारण वहां पर और लोगों को बसाया गया? का और गा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था के सामने आते ही परिस्थितियों में कौन से बदलाव आए? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ब्रिटिश भारत सरकार ने भारत के किस राज्य में नहरों का जाल बिछाया? पंजाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पंजाब में अन्य स्थानों से लोगों को जहां बसाया उसे क्या कहते हैं? उसे का और खा दोनों कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व भर में बड़े पैमाने पर किसकी खेती की जाने लगी? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 18वीं शताब्दी के मध्य तकनीकी आविष्कार कौन सा था? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किन जगहों से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1890 के दशक में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैली? रिंडर पेस्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस देश के लोग तनख्वाह पर काम करना पसंद नहीं करते? तो वे है अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रिंडर पेस्ट ने कितने प्रतिशत मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया? 90%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के मजदूर दूसरे देशों में कौन से क्षेत्रों में अधिक जाते थे? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, इनमें से कौन अनुबंधित मजदूरों के वंशज हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, हैदराबादी सिंधी व्यापारियों में बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम कब खोले गए? 1860 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, तकनीकी प्रगति के कौन से कारक हैं? तो वह उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 4, औद्योगिकरण का युग। पहला प्रश्न है, डॉन ऑफ द सेंचुरी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी किस देश में स्थित थी? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की चलते हैं, इस किताब में आधुनिक मैकेनिक्स से क्या अभिप्राय है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, आधुनिक विश्व द्वारा तकनीकी परिवर्तन क्या है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, महामंदी के कारण के कौन कौन से कारण थे? तो वे है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, G77 से आप क्या समझते हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, देश में तैयार माल को विकसित देश के बाजारों में पहुंचाने में किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की चलते हैं, औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, औद्योगिकरण से क्या दुष्प्रभाव पड़े? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, गिल्डर्स का क्या कार्य करते थे? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गांव में गरीब दस्तकार किनके लिए कार्य करते थे? काश्तकार और सौदागरों के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गांव और शहरों के बीच घनिष्ठ संबंध किस स्थान या किस प्रकार विकसित हुए? तो उपरोक्त सभी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंग्लैंड के व्यापारी ऊन का व्यापार किस देश से करते थे? स्टेटलर्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कपड़ों की फिनिशिंग कहाँ की जाती थी? लंदन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कारखानों का उदय कौन से सन में हुआ? 1730 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नए युग का पहला प्रतीक कौन सा है? तो वे है कपास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटेन कपास उद्योग की पूर्ति के लिए कितना आयात करता था? 25 लाख पाउंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1787 में कपास के आयात में कितनी उन्नति हुई? 220 लाख पाउंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखानों को किसका अभिन्न अंग माना जाता है? इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार की प्रक्रिया किस प्रकार तेजी से बढ़ रही थी? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1873 तक ब्रिटेन में स्टील और लोहे निर्यात का मूल्य कितना बढ़ गया था? 7.7 करोड़ पाउंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1830 के दशक में सूती कपड़े की फैक्ट्रियों में किस प्रकार कार्य किया जाता था? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाप इंजन में किसके द्वारा सुधार किए गए थे? जेम्स वॉट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंजन को पेटेंट किस सन में किया गया था? 1871 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वीं सदी में इंग्लैंड में कितने भाप के इंजन थे? तो 321। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटेन में 19वीं सदी में किस तरह के औजार तैयार किए गए थे? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1830 के दशक में गरीबों की संख्या कितनी बढ़ गई? 30 से 55%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊन के उद्योग के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा? स्प्रिंग जेनी मशीन। अगले प्रश्न चलते हैं। जो कथन और तर्क में विभाजित है, तो अभिकथन है 1848 की क्रांतियां औद्योगिक क्रांति का प्रत्यक्ष परिणाम थी। तर्क में बताया गया है औद्योगिक क्रांति ने एक नया मध्य वर्ग बनाया जो मौजूदा राजनीतिक ढांचे से असंतुष्ट था और पुराने आदेश को उखाड़ फेंकने और एक अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की मांग की गई थी। तो सही विकल्प में ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश के आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? भाप का इंजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान लूडिज्म नाम से जाना जाने वाला आंदोलन किस नेता ने चलाया? जनरल नेड लूड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों का लाभ हुआ? कोयला और लोहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का परिणाम नहीं था? अंधराष्ट्रवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वे हैं वी कुरियन, वर्गीस कुरियन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? नॉर्मन बोरलॉग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम ज्ञात प्रिंटर प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया था? तो जोहान गुटेनबर्ग, जर्मनी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? तो वह इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है? तो इसमें दोनों है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। पहला प्रश्न है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी? 868 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुटेनबर्ग के पिता क्या करते थे? लेखक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाइबल की 180 प्रतियां बनाने में कितने वर्ष लग गए थे? 3 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्म सुधार मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना में कितनी स्थापनाएं लिखी? 95। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस सदी में यूरोप के अधिकतर हिस्सों में साक्षरता दर बढ़ी? तो 17वीं व 18वीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस स्थान पर एक पेशिया किताबें या पेनी चैप बुक्स बेचने वालों को चैपमैन कहा गया था? इंग्लैंड में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिब्लियोथिक ब्लू पुस्तक का प्रचलन कहाँ पर था? फ्रांस में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुद्रण संस्कृति में लेखन ने किसकी आलोचना प्रस्तुत की? तो सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वीं सदी में किसने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई थी? यूरोप ने। अगले प्रश्न की चलते हैं। फ्रांस में 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए क्या स्थापित किया गया था? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेस में किसका प्रकाशन किया गया? परिपकथाओं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से मशहूर उपन्यास की लेखिकाएं कौन कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वीं सदी के इंग्लैंड में पुस्तकालयों का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस की किसने कारगर बनाया था? का और खा दोनों ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेलनाकार प्रेस से कितनी शीट छप जाती थी? 8000।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छपी हुई सूचना और इश्तेहार कहाँ पर लगाए जाते थे? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने उत्पाद को बेचने के नए नए साधन अपनाए? तो का और खा दोनों ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय किताबें एक शीलिंग श्रृंखला में छपने लगी? तो 1920 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कौन सी भाषा में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी परंपरा थी? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांडुलिपियों किस प्रकार बनाई जाती थी? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के गांव में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ क्या आया? प्रिंटिंग प्रेस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष कन्नड़ व कोंकणी भाषा 50 पुस्तकें छप चुकी थी? 1674 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डच प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार प्रचारकों ने कितनी तमिल किताबें छापी? 32। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जेम्स अंगस हिक्की ने बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब किया? तो ये किया था 1780 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी कब प्रकाशित की? 1821 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1882 में कौन से फारसी अखबार प्रकाशित हुए? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास की किताब रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कब और कहाँ प्रकाशित हुआ? 1810 कलकत्ता में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से साहित्यिक विधाएं कौन सी है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1830 के दशक में किसने उच्च जाति की नारियों की दयनीय स्थिति के बारे में रोष व जोश से लिखा? तो का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलकत्ता का एक संपूर्ण क्षेत्र बतला कहाँ पर पुस्तकों के प्रकाशन को समर्पित करता है? बंगाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वीं सदी के किस शहर में किताबें सस्ती व चौक चौराहों पर बेची जाती थी? मद्रास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनरल प्रिंटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा की सहमति कब मिली? 1835 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1929 से 1955 में एक मिल मजदूर के लेखन का संग्रह किस नाम से छपा? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर ने जाति पर लेखनी लिखी? तो है महाराष्ट्र, मद्रास। अगले प्रश्न की चलते हैं। जो हमारा अंतिम प्रश्न है। मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी कृति गुलामगिरी में किसके अत्याचारों के बारे में लिखा? तो वह जाति प्रथा। तो दोस्तों ये है हमारी एनसीईआरटी क्लास 10 की हिस्ट्री की बुक का एमसीक्यू रिव्यू। अगर ऐसी और भी एमसीक्यू रिव्यू की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।